चलो देखो देखो बेटा, कल बात हुई थी हमारी 2 क्वेश्चन की। कह रहे हैं इनमें से कौन सा गुलाम वंश का नहीं था, तो मैंने बताया था इब्राहिम लोदी, ये गुलाम वंश का नहीं था। बाकी ये 3 जो राजा थे, बलबन, इल्तुतमिश और ऐबक, ये गुलाम वंश के थे। ठीक है। उसके बाद में देखो ये क्वेश्चन भी हो गया था, पूरी डिटेल में हमने बात कर ली थी। मुग़ल चित्रकला ने किसके शासन में उन्नति की थी? अब इसका आंसर क्या है? जहांगीर। तो ये हमने डिटेल में पढ़ा था कि जहांगीर के बारे में क्या क्या चीज़ महत्वपूर्ण है जो उत्तराखंड के एग्जामों में पूछी जाती है, और जितनी बातें पूछी जाती हैं वो मैंने सब कल आपको बता दी हैं। अब सवाल ये आता है देखो कि लवणता की सर्वाधिक मात्रा जिसमें पाई जाती है वह है, लवणता की सर्वाधिक मात्रा जिसमें पाई जाती है वह है, कह रहे हैं प्रशांत महासागर है, हिंद महासागर है, भूमध्य सागर है या मृत सागर है? तो यह है डेड सी। डेड सी मतलब मृत सागर। मृत सागर में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? डेड सी, मतलब डेड सी मृत सागर। मृत सागर में सबसे ज़्यादा लवणता पाई जाती है। ठीक है। हमारा जो हेडिंग रहेगा वो रहेगा हमारा लवणता, सैलिनिटी। लवणता उसको अंग्रेजी में कहते हैं सैलिनिटी। सैलिनिटी, लवणता। अब देखो हमें तो ये पता चला इस सवाल को पढ़कर कि सबसे ज़्यादा लवणता जो होती है वो मृत सागर में पाई जाती है। लेकिन क्या एग्जामिनर हमेशा इस सवाल को देगा? अगर वो लवणता पे सवाल पूछने लगा तो क्या क्या लवणता पे वो सवाल बना सकता है, क्या क्या फैक्ट बनेंगे? तो देखो पहली बात सुनो, थ्योरी का सवाल बहुत आते हैं। अब 1 किलोग्राम किसी भी सागर का या समुद्र का पानी ले लो, कितना? 1 किलोग्राम। उस पानी को आग पे गर्म कर लो। जब पानी गर्म होगा तो वो भाप बनकर उड़ेगा। पानी भाप बनकर क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। उस पानी के अंदर जितने भी ठोस पदार्थ हैं क्या वो भाप बनकर उड़ेंगे? वो तली में बैठे रह जाएंगे। उस तली में बैठे हुए किनको? ठोस पदार्थ की मात्रा को तोल लो। जो ठोस पदार्थ की मात्रा तुल कर आएगी उसे क्या बोलेंगे? उसे लवणता बोलेंगे। तो पहले तो लवणता को क्लियर करो, लवणता है क्या, सैलिनिटी क्या है? तो सागरीय जल में जो लवण पाए जाते हैं, 1 किलोग्राम सागरीय जल में लवण की जो मात्रा होती है उसे क्या कहते हैं? लवणता कहते हैं। तो देखो 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम एक किलोग्राम सागरीय जल में 1 किलोग्राम सागरीय जल में उपस्थित 1 किलोग्राम सागरीय जल में उपस्थित 1 किलोग्राम सागरीय जल में उपस्थित लवण की मात्रा, लवण कहते हैं जो सॉलिड होते हैं, मतलब ठोस। 1 किलोग्राम सागरीय जल में उपस्थित लवण की मात्रा को लवणता कहते हैं। लवणता कहते हैं। देखो ध्यान से सुनो, अभी मैंने क्या बताया है कि किसी समुद्र या किसी झील या किसी तालाब या किसी नदी के जल की लवणता तुम्हें कैलकुलेट करनी है, तो कैसे लवणता कैलकुलेट करोगे? उसका 1 किलोग्राम पानी ले लो, मतलब 1 लीटर। उस पानी को आप गर्म कर लो, इतना गर्म कर लो कि पानी भाप बनकर उड़ जा। जो पानी के अंदर ठोस पदार्थ होंगे वो बर्तन की तली में रह जाएंगे, नहीं रह जाएंगे? उनकी मात्रा को तोल लो, तो उससे पता चल जाएगा कि 1 किलोग्राम पानी में कितना साल्ट है। साल्ट मतलब लवण कितना है। वो जो मात्रा निकल कर आएगी उसी मात्रा को क्या बोलेंगे हम? लवणता बोलेंगे। ठीक है। लवणता को किस चीज़ में व्यक्त करते हैं? इसे
देखो ये चिन्ह किस चीज़ का है, प्रतिशत का। लवणता को प्रतिशत में व्यक्त नहीं करते। एक जीरो और लगाओ, ये क्या बन गया अब, प्रति हजार। क्या बन गया ये, प्रति हजार। तो लवणता को है ना प्रति हजार में व्यक्त करते हैं, प्रति हजार ही क्यों लिया, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं या 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, इस वजह से। अब एक सवाल और सुनना जो एग्जामिनर पूछेगा आपसे। सर्वाधिक लवणता वाली झील, सर्वाधिक लवणता वाली झील दुनिया में, उस झील का नाम बताओ जिसकी लवणता सबसे ज़्यादा है। तो वो बोन झील है। कहाँ की है, तुर्की की। तो ये है बोन झील। बोन झील है, कहाँ की है बेटा, ये तुर्की की है। तुर्की की बान झील है, ये तुर्की कह सकते हैं आप। और इसकी लवणता पता कितनी है, 330 प्रति हजार। कितनी है इसकी लवणता, कितनी है तुर्की की बान झील की। तुर्की की बान झील की लवणता मैं यहाँ लिख देता हूँ, 330 प्रति हजार। इस बात का मतलब क्या बताओ आप मुझे भाई, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होंगे या नहीं होंगे। तो 1 किलोग्राम का मतलब हो गया, अगर आप 1000 ग्राम पानी लेते हैं तो उस 1000 ग्राम पानी में 330 ग्राम क्या है, साल्ट है, लवण है। 330 ग्राम, 1000 का चौथाई 250 ग्राम होता। आप लगाओ 250 ग्राम से भी ज़्यादा है, तो वो पानी कितना भारी होगा। जिसमें साल्ट ज़्यादा होंगे वो पानी भारी होगा या नहीं होगा, वो पानी बहुत भारी होगा फिर। ठीक है, जितना ज़्यादा लवणता होगी उतना पानी खारा होगा, और जितना पानी ज़्यादा खारा होगा उसके ऊपर तैरना उतना ही आसान होगा। इसलिए चूंकि समुद्रों की लवणता ज़्यादा होती है, इसलिए नदी के पानी के मुकाबले समुद्र में तैरना आसान होता है। क्यों, क्योंकि उसकी जो लवणता है, उसका जो खारापन है, ठीक है, वो आपको साधने का काम करता है। ठीक है, डूबने नहीं देता। वो पतला नहीं होता, वो पानी कैसा होगा फिर, गाढ़ा पानी होगा। ठीक है, एक सवाल और पूछा जाता है कि बताइए सर्वाधिक लवणता वाला सागर, सर्वाधिक लवणता वाला सागर, सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा है, तो उसे कहते हैं मृत सागर। अंग्रेजी में इसी को डेड सी कहते हैं। सागरों में सबसे ज़्यादा लवणता इसी की है, और ये बताई जाती है 238 प्रति हजार। 238 प्रति हजार मतलब 1 किलोग्राम, मतलब 1000 ग्राम पानी लोगे तो उसमें 238 ग्राम साल्ट है। कभी कभी ऐसे भी पूछ लेगा तुमसे कि बताओ मृत सागर की लवणता 238 है, इसका क्या अभिप्राय है। 4 ऑप्शन बना देगा। पहला ऑप्शन देगा मृत सागर के 1 लीटर पानी में 238 ग्राम लवण है। दूसरे में लिख देगा मृत सागर में 238 प्रतिशत लवणता है। तो प्रतिशत में नहीं है, ध्यान रखो, होगा 238 ही। तीसरे में कुछ ऐसे विकल्प लिखेगा, चौथे में भी कुछ इसी टाइप का विकल्प लिखेगा। तो सबसे ज़्यादा लवणता वाला सागर पूछेगा तो मृत सागर, और सबसे ज़्यादा लवणता वाली झील पूछेगा तो क्या आ जाएगी। हाँ देखो, सागरों की औसत लवणता, ये भी सवाल खूब आता है। सागरों की औसत लवणता कितनी है, जितने भी दुनिया में सागर हैं उनकी लवणता का औसत, सागरों की औसत लवणता कितनी है। तो सागरों की औसत लवणता होती है बेटा 35 प्रति हजार। ये एवरेज है, संख्या जरूर याद रखें इसकी। सागरों की औसत लवणता कितनी होती है भैया, बोलो। हाँ 35 प्रति हजार, इसे प्रतिशत मत बोलना, 35 प्रति हजार, 35 प्रति हजार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी।
एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और है कि देखो, जितने भी सागर हैं, जितने महासागर हैं, उनका पानी खारा होता है, उनमें लवण होते हैं। तो सागरों की जो लवणता होती है, उस लवणता में सबसे ज़्यादा कौन सा पदार्थ पाया जाता है? सागरों की लवणता में सबसे ज़्यादा कौन सा पदार्थ पाया जाता है? NaCl, नमक। NaCl मतलब नमक। तो ये क्वेश्चन भी नोट कर लेना, मैं ये वाला रफ कर देता हूँ, ये मिटान देता हूँ मैं। जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है वो मैं सब आपको बताऊंगा। देखिए, देखो, हाँ, ये कहा जाता है कि समुद्री लवणता में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ, समुद्री लवणता में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ, समुद्रों की जो लवणता है उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो वैसे तो उसे बोलते हैं नमक, नमक ज़्यादा होता है। नमक का रासायनिक सूत्र होता है NaCl और रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। नमक का रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड, ये तो सब बच्चे जानते ही हैं। सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl। अब सवाल ये निकलता कितने परसेंट होता है ये प्रतिशत में पूछेंगे तो ये होता है लगभग 75%। 75% नमक होता है लवणों में। सागरों के जितने भी लवण हैं उनमें लगभग 75% क्या पाया जाता है भैया? नमक पाया जाता है। एक और अच्छा सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, और सवाल ये था जो मैंने पढ़ा, कई बार पूछा भी गया, उत्तराखंड के पुराने पेपर्स में भी आया है कि समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा समलवण रेखा। लेकिन समलवण रेखा तो वो देगा ही नहीं ऑप्शन में, उसे कहते हैं आइसोहेलाइन। क्या कहते हैं? आइसोहेलाइन। याद रखना, बड़ा अच्छा सवाल है, ठीक है। तो समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? समलवण रेखा। अब मैं आपको बात बता दूं, ये नाम कभी एग्जामिनर नहीं देता है। अच्छा, कोई भी कह देगा सब मतलब समान, लवण मतलब लवणों को, और रेखा तो रेखा होती है। समान लवणों को मिलाने वाली रेखा, समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा समलवण रेखा कहलाएगी। ये कभी नहीं आएगा। आइसोहेलाइन याद रखना आपको। क्या नाम याद रखना है? आइसोहेलाइन। चाहे ऐसी हिंदी में याद रख लें, आइसोहेलाइन, ठीक है। मैं दो एक फैक्ट बता दूंगा आपको, वो फैक्ट भी आप देख लेना, क्या लॉजिक लगाते हैं हम लोग। देखो, जो लवणता है, लवणता अनुकिरमानुपाती घनत्व, अनुकिरमानुपाती वाष्पीकरण, समझते रहना मैं क्या कह रही हूँ। इस सूत्र से मैं क्या बताने की कोशिश करूंगा आपको, ये देख लेना। मतलब ये है कि जो लवणता है, और पहले इन दोनों को देखो, लवणता और घनत्व अनुकिरमानुपाती लिखे मैंने। अनुकिरमानुपाती का मतलब होता है समान प्रभाव। जिन सागरों का घनत्व ज़्यादा होगा, घनत्व का मतलब है जिन सागरों के पानी में पानी वजनदारा होगा, बताइए उनमें लवणता ज़्यादा होगी या नहीं होगी? अब एक काम करते हैं, इसका एक उदाहरण समझते हैं। हमने एक गिलास पानी ले लिया है ना, उस एक गिलास पानी में चीनी को घोल दो, घुल जाएगी। थोड़ी चीनी लेकर
फिर और चीनी घोल दो, घुल जाएगी। ठीक है, मतलब ऐसे करते करते 1 गिलास पानी में 100 ग्राम चीनी घोल दो। अब दूसरे 1 गिलास, उतना ही बड़ा 1 गिलास घोल लो, उसमें भी चीनी घोलो। उसमें आपने 10 ग्राम घोली थी, इसमें 20 ग्राम घोल दो। घोल दी 1 गिलास पानी में, 1 गिलास पानी में। इस वाले में 10 ग्राम चीनी घोल दी, इसमें 15 ग्राम घोल दी। कौन से गिलास में जो पानी है उसमें भारीपन होगा? 100 ग्राम वाले में, 100 ग्राम वाले में, एक में 100 ग्राम और दूसरे में 15 ग्राम। तो 100 ग्राम वाला ज़्यादा गाढ़ा होगा नहीं होगा? इसका मतलब इसका घनत्व ज़्यादा होगा या नहीं होगा? घनत्व ज़्यादा होगा तो इसमें लवणता ज़्यादा होगी या नहीं होगी? तो याद रखो, देखो, जिन सागरों की लवणता ज़्यादा होती है उन सागरों का घनत्व भी ज़्यादा होता है। या यूं कहें कि जिन सागरों के जल का घनत्व ज़्यादा होता है उन सागरों की लवणता भी ज़्यादा होती है। अब दूसरा समझिए, लवणता को मैंने बताया अनुक्रमानुपाती है बाष्पीकरण के। बाष्पीकरण जानते हैं, पानी का भाप बनकर उड़ना। जिन सागरों में बाष्पीकरण तेजी से होगा तो पानी पानी तो उड़ जाएगा ना, फिर अंदर क्या रह गया? बाकी क्या रह गया? ठोस भाग। तो अगर बाष्पीकरण ज़्यादा होगा तो लवणता बढ़ेगी या घटेगी? जैसे अब एक उदाहरण सुनो, मैंने 1 लीटर पानी में 200 ग्राम चीनी घोल दी। कितनी? 200 ग्राम चीनी। अब मैंने चेक करने दिया तुम बोले भाई साहब ज़्यादा मीठा हो रहा, तो मैंने फीका कर लो, पानी डाल दो। कर सकते हैं फीका। अब सवाल यह आया, मैंने आपकी बार ना 10 लीटर पानी ले लिया, उसमें 250 ग्राम चीनी डाल दी। मैंने कहा आप चेक करके देखो। बोले भाई साहब तो बड़ा फीका लग रहा। तो मैंने कहा चीनी के पैसे तो है नहीं, क्या करें? तो मैंने क्या काम करा, उस शरबत को गर्म कर लिया। गर्म करा तो पानी पानी, जितना पानी उड़ाना था मुझे मैंने उड़ा दिया। जब थोड़ा पानी रह गया मैंने कहा अब चेक करके देखो ठंडा करके। बोले अब मीठा हो गया देखो भाई साहब। तो लगा कि भाई साहब के हाथ में तो जादू दिखा है। जादू थोड़ी है, ये वाष्पीकरण का ही तो कमाल है। मैं कह रहा हूँ जिन सागरों में, देखो तुमने एक नाम सुना है सांवर झील का। सांवर झील भारत में है, राजस्थान में है, सबसे ज़्यादा लवणता वाली झील है। क्यों है? क्योंकि सांवर झील में बरसात का पानी जब भरता है तो आसपास की मिट्टी के लवण उसमें आके मिल जाते हैं, मिल गए। उसके बाद में बरसात ख़त्म हो जाती है तो सूर्य का जब टेम्परेचर पड़ता है तो सांवर झील का पानी क्या होता रहता? उड़ता रहता। तो साल्ट थोड़ी उड़ते हैं ना उसमें, साल्ट तो उसमें रह रहा है ना, वो ठोस पदार्थ तो उसी में रह जाएगा, पानी पानी भाप बनकर उड़ जाएगा। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा पानी का वाष्पीकरण होगा, उस झील की लवणता बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। तो ये बात, 2 बातें भी फैक्ट की आप याद रख लो। तो लवणता से 3-4 सवाल इंपॉर्टेंट बनते हैं। जैसे देखो, सबसे ज़्यादा लवणता वाला सागर मृत सागर, सबसे ज़्यादा लवणता वाली झील तुर्की की बान झील, समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा आइसोहेलाइन कहलाती है। जो सागरीय या समुद्र का जल होता है उसकी लवणता में सबसे ज़्यादा कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो NaCl, नमक या सोडियम क्लोराइड लगभग 75% पाया जाता है। ठीक है, इतनी बात याद कर लो, कभी क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा। ठीक है, चलो भाई अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहे हैं अगले सवाल में। इस तरीके से मैं कह रही हूँ, इस तरीके से तुम 10 सेट निकाल लो मेरे साथ, आपका स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा पेपर में। ठीक है, कभी गलती नहीं होगी। और अगर तुम ये सोचोगे कि हम ये पढ़ें, ये छोड़ दें, ये छोड़ दें, वो पढ़ें, फंस जाओगे फिर आप। ठीक है, तो कंटिन्यू रखो और थोड़ा पढ़ो, समझते हुए पढ़ो, चीज़ों को याद रखो। और तुम देखना आने वाले 2 या 3 महीने बाद आपका पेपर जो भी होगा उसमें आपको कितनी हेल्प मिलेगी, कितने क्वेश्चन सेम पढ़े हुए मिलेंगे आपको। देखिए अगला क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि उत्तराखंड में विश्व धरोहर स्थान है। उत्तराखंड में विश्व धरोहर स्थान कौन सा है? विश्व धरोहर स्थान मतलब विश्व धरोहर स्थल। कह रहे हैं मुनस्यारी है, या कह रहे हैं फूलों की घाटी है, मनसा देवी है, बद्रीनाथ है। फूलों की घाटी। देखो
फूलों की घाटी के बारे में आज थोड़ी सी बात डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि देखो ये उत्तराखंड का सवाल है। फूलों की घाटी का सवाल कोई ना कोई एग्जाम में मिलता ही है। तो आज फूलों की घाटी को ऐसा पक्का करेंगे कि जब भी सवाल आए बच के ना जाए। ठीक है, देखिए हेडिंग है हमारा फूलों की घाटी। फूलों की घाटी, ये उत्तराखंड का सवाल है। पहला सवाल ये है कि फूलों की घाटी जो है वो जो अदर स्टेट के बच्चे होते हैं ना, वो राज्य मालूम करते हैं। तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में है, ये भी याद रखें। फूलों की घाटी उत्तराखंड के किस जिले में है? तो सब बच्चों को पता है, जिला क्या आएगा भैया? चमोली। चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। फूलों की घाटी उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। चमोली डिस्ट्रिक्ट का जो मुख्यालय गोपेश्वर है, कहाँ है? ठीक है, ऐसी देखो जो फूलों की घाटी है, ये जो फूलों की घाटी है, हाँ, ये किन पर्वतों के बीच है? पर्वतों के बीच। फूलों की घाटी किन पर्वतों के बीच है? तो दो पर्वत आते हैं, नर व गंधमादन पर्वत। चमोली में दो पर्वत पड़ते हैं, एक पर्वत का नाम है नर और एक का नाम है गंधमादन। तो एक तरफ नर और एक तरफ गंधमादन पर्वत के बीच में क्या आती है? फूलों की घाटी। घाटी का मतलब ये होता है दो पर्वतों के बीच में जो प्लेन भूमि होती है उसे क्या कहते हैं हम? ये भी थोड़ा थ्योरिकल भी समझ लेना, ज्योग्राफी में पूछ लेगा, क्योंकि उत्तराखंड में बहुत सारी घाटियां हैं। दो पर्वत हैं, उनके बीच में जो प्लेन भूमि होगी उसे क्या कहेंगे? घाटी। जैसे वी आकार की घाटी, यू आकार की घाटी, लटकती हुई घाटी, अंधी घाटी, कई सारे उसकी रिप्ट घाटी, कई सारे उनके घाटियों के प्रकार होते हैं। तो दो पर्वतों के बीच की समतल भूमि को क्या कहते हैं? दो पर्वतों के बीच में संकरा मैदान क्या कहलाता है? घाटी। ठीक है, तो फूलों की घाटी जो है वो किन किन पर्वतों के बीच में है? नर व गंधमादन पर्वतों के बीच में। एक सवाल पूछा गया है कि फूलों की घाटी के बीचों बीच से गुजरने वाली नदी, फूलों की घाटी के बीच से गुजरने वाली नदी, बीच से गुजरने वाली नदी, इस नदी का नाम जरूर याद रखें। जैसे रामगंगा नेशनल पार्क के बीच से, अब तो रामगंगा नेशनल पार्क ही उसका नाम हो गया, पहले जिम कॉर्बेट था, उससे पहले हेली था। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीच से गुजरने वाली नदी का नाम रामगंगा है। उसी प्रकार से फूलों की घाटी नेशनल पार्क के बीच से कौन सी नदी गुजरती है? तो उसका नाम है पुष्पावती। क्या नाम है? पुष्पावती। ये जो पुष्पावती नदी है, ये, हाँ, ये किस ताल से निकलती है? एक ताल का नाम है पुष्पतोया। पुष्पतोया ताल है, और ये पुष्पावती नदी जो है, जो पुष्पतोया ताल है, ये कामेत पर्वत पर है। किसके पास है? कामेत पर्वत। ये भी याद रखें। देखो ये जो फूलों की घाटी है, हाँ, ये जो फूलों की घाटी है, इसे नेशनल पार्क बनाया गया था। तो फूलों की घाटी को राष्ट्रीय पार्क कब बनाया गया? राष्ट्रीय पार्क बनाया गया। ऐसा सवाल पूछेंगे कि फूलों की घाटी को नेशनल पार्क का दर्जा कब मिला? तो 1982 में। 1982 में से नेशनल पार्क बनाया गया। अच्छा देखो, जो फूलों की घाटी है नेशनल पार्क है, इसका क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल आता है 87 वर्ग किलोमीटर। कितना आता है? और ये बताया जाता है उत्तराखंड का क्षेत्रफल में सबसे छोटा नेशनल पार्क है। उत्तराखंड का क्षेत्रफल
सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान या राष्ट्रीय पार्क कौन सा आता है बेटा बताओ। उत्तराखंड में उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है गंगोत्री नेशनल पार्क। सबसे बड़ा कौन सा है? गंगोत्री नेशनल पार्क क्षेत्रफल में। और सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है? फूलों की घाटी नेशनल पार्क। अच्छा, ये जो फूलों की घाटी नेशनल पार्क है, इसे विश्व धरोहर कब घोषित किया गया था? इसे विश्व धरोहर स्थल कब बनाया गया था? विश्व धरोहर स्थल बनाया गया कब? 2005 में। ये जरूर याद रखें, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार आपको उत्तराखंड में मिलेगा सवाल ये, ठीक है। क्वेश्चन पेपर में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो इसको नेशनल पार्क का दर्जा मिला था 1982 में और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था 2005 में। दोनों सन देखें, 1982 में इसको नेशनल पार्क बनाया गया था और 2005 में इसको विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था यूनेस्को में। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में जो फूलों की घाटी है 2005 में आई थी, ठीक है, 2005 में। ये सभी सवाल जो मैंने लिख रिया हूँ मैं वन लाइनर बना के, ये सब इम्पोर्टेंट है, कोई लाइन मिस करना लायक नहीं है, समझ लो। पेपर देखोगे तो ऐसी लाइनें मिलेंगी आपको। देखो सवाल ऐसे बनेंगे कि फूलों की घाटी नेशनल पार्क किस राज्य में है? फूलों की घाटी नेशनल पार्क कहाँ है? ये फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड के किस जिले में फूलों की घाटी है? बताइए, फूलों की घाटी किन किन पर्वतों के बीच में है? तो अभी मैंने बताया था, दो पर्वतों के बीच की जो समतल भूमि होती है उसे हम क्या बोलते हैं? घाटी। तो फूलों की घाटी नर और गंधमादन पर्वतों के बीच में है। फूलों की घाटी के बीच से गुजरने वाली नदी का नाम क्या है? पुष्पावती नदी, है ना। बताइए, फूलों की घाटी को राष्ट्रीय पार्क नेशनल पार्क का दर्जा कब मिला था? 1982 में। फूलों की घाटी नेशनल पार्क का क्षेत्रफल कितना है? 87 वर्ग किलोमीटर। उत्तराखंड का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है? फूलों की घाटी। बताइए, फूलों की घाटी को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था? 2005 में। तो जैसी लाइनें बनती चली जा रही हैं वैसे क्वेश्चन बनते चले जा रहे हैं, ठीक है। और सब ये इम्पोर्टेंट है, सब इम्पोर्टेंट है। अब थोड़ी सी इसकी जो बैकग्राउंड की कहानी है उसकी तरफ चलते हैं। देखिए, ये जो फूलों की घाटी है, फूलों की घाटी की खोज किसने करी थी? ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। उनका नाम है फ्रैंक स्माइथ। फ्रैंक स्माइथ एक व्यक्ति थे जो भ्रमण पर निकले हुए थे। ये जो फ्रैंक स्माइथ थे, ये केदार से, जो केदारनाथ है, केदारनाथ से गंधमादन जा रहे थे। केदारनाथ से कहाँ? गंधमादन। की यात्रा पर। अब बताया जाता है, जब ये केदारनाथ से गंधमादन पर्वत की यात्रा की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में इन्होंने बहुत बड़ा एरिया फूलों से खिला हुआ देखा, खिले हुए फूलों का देखा। ये वहाँ रुक गए और बताया जाता है कि यहाँ पर इन्होंने जो है, हाँ, लगभग 2500 प्रजाति के पौधे खोजे। कितने प्रकार के फूलों की कितनी प्रजाति इन्होंने खोजी थी? यहाँ पर इन्होंने फूलों की जो प्रजाति देखी, लगभग 2500 लगभग 2500 प्रजाति के फूल देखे एक ही जगह। बड़े आश्चर्यचकित हुए ये। और ये कहा जाता है कि जब ये ब्रिटेन वापस गए तो 250 प्रकार के पौधों के बीज भी ले गए थे अपने साथ, ठीक है। तो 250 प्रकार के फूलों के बीज साथ लेकर गए। कौन? साथ लेकर गए। अब ये पहुंच गए ब्रिटेन, अब ये अपने देश पहुंच गए। वहां जाने के बाद में जो इन्होंने देखा
उसे देखने के बाद इन्होंने अपनी एक किताब में लिखा, किताब का नाम था द वैली ऑफ फ्लावर्स। जब वो किताब मार्केट में आई, लोगों ने पढ़ी, तो फूलों की घाटी को जानने के लोग इच्छुक हुए और तब एक पहचान मिली फूलों की घाटी को। तो इसलिए कहा जाता है कि फूलों की घाटी को जो पहचान दिलाई इंटरनेशनल स्तर पर, उनका नाम क्या है? फ्रैंक स्माइथ। तो ये जो फ्रैंक स्माइथ हैं, फ्रैंक स्माइथ की पुस्तक का नाम क्या है? किताब भी आती है, अब तो उत्तराखंड वाले बच्चों को हल्की लगती है ये, द वैली ऑफ फ्लावर्स, द वैली ऑफ फ्लावर्स। चाहे अंग्रेजी में लिख लो भैया, चाहे हिंदी में लिख लो। अब अंग्रेजी में आएगा तो भी द वैली ऑफ फ्लावर्स आएगा, हिंदी में भी पेपर में जो किताब पूछेगा तो द वैली ऑफ फ्लावर्स पूछेगा। फूलों की घाटी के नाम से इन्होंने एक किताब लिखी थी, उसी किताब से फूलों की घाटी को एक पहचान भी मिली थी। देखो एक सवाल है, सवाल यह है कि ये जो फूलों की घाटी है ये नेशनल पार्क भी है। फूलों की घाटी नेशनल पार्क है, इसके अन्य नाम क्या हैं? फूलों की घाटी के अन्य नाम क्या हैं? तो देखो अन्य नाम, एक नाम मिलता है अलका। क्या नाम मिलता है? अलका। और ये कहाँ मिलता है? कालिदास की पुस्तक मेघदूत में। अब ये सवाल बन जाएगा कि बताओ कालिदास की जो पुस्तक है मेघदूत, उसमें अलका के नाम से जो शब्द आया है, अलका नाम किसके लिए आया है? उत्तराखंड में पूछा हुआ सवाल है ये, उत्तराखंड में सवाल पूछा गया है। या यूं पूछेंगे कि कालिदास की किस किताब में फूलों की घाटी का उल्लेख है? कालिदास की किस पुस्तक में फूलों की घाटी का उल्लेख है? बोलो। तो किताब का नाम क्या है? मेघदूत। दूसरा देखो, फूलों की घाटी को और क्या क्या नाम मिला है भैया? तो फूलों की घाटी का एक नाम आता है नंदन कानन। नंदन कानन नाम याद रख लेना, नंदन कानन। हाँ, बताया जाता है स्कंद पुराण के केदारखंड में, स्कंद पुराण के केदारखंड में, स्कंद पुराण के केदारखंड में, स्कंद पुराण के केदारखंड में फूलों की घाटी को क्या नाम दिया गया है? नंदन कानन। ये दो नाम इंपॉर्टेंट है, समझ लो। पेपर के हिसाब से ये दो नाम ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये एक अलका का नाम और एक नंदन कानन का नाम, ये दोनों ही नाम इंपॉर्टेंट है पेपर के हिसाब से। ठीक है। अब देखो मैं दो एक बातें और बताता हूँ आपको, और भी इसके अन्य नाम हैं, नाम इसके ज़रूर याद रख लेना क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। इसे और क्या क्या कहते हैं? फूलों की घाटी को, हाँ फूलों की घाटी को हम कहते हैं बेटा, हाँ फ्रैंक स्माइथ घाटी। फ्रैंक स्माइथ घाटी। अब फ्रैंक स्माइथ घाटी क्यों कहते होंगे भैया? क्योंकि इसकी खोज फ्रैंक स्माइथ ने करी थी। इसको बोला गया है, हाँ पुष्प रसा, पुष्प बली, पुष्प रसा, पुष्प बली, ऐसे भी नाम आते हैं। बैकुंठ, इसे बैकुंठ कहते हैं। इसी को बोला गया है भ्यूंडियार घाटी, भ्यूंडार घाटी। इसी को बोला गया है हाँ गंधमादन घाटी, गंधमादन। पेपर के लिए मैंने बता दिया, बहुत सारे इसके नाम आते हैं इस घाटी के, लेकिन इसमें दो इम्पोर्टेंट है। एक अलका जो कालिदास की मेघदूत में उसका नाम मिलता है, और दूसरा नाम है नंदन कानन जो कि स्कंद पुराण के केदारखंड में है। पुराणों की संख्या 18 है ना, उसी में एक स्कंद पुराण है। ठीक है। एक सवाल पूछा गया था और वो थोड़ा सा याद रखना। देखो सवाल क्या था कि जो फूलों की घाटी है, बहुत सारे फूल हैं,
ब्रह्मकमल भी है यहाँ। फूलों की घाटी नेशनल पार्क का मुख्यालय कहाँ है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है जहाँ से उसको कंट्रोल करते हैं। फूलों की घाटी नेशनल पार्क का मुख्यालय, फूलों की घाटी फूलों की घाटी नेशनल पार्क का मुख्यालय कहाँ आता बेटा, जोशीमठ। जोशीमठ, ये जरूर याद रखें। फूलों की घाटी जो नेशनल पार्क बनाया गया है सरकार के द्वारा 1982 में, उसका मुख्यालय कहाँ है, ये भी सवाल उत्तराखंड में पूछा हुआ है, तो जोशीमठ में। ठीक है, मोटे मोटे तौर पर देखें तो 2 मिनट में सब रिवीजन हो सकता है। भाई फूलों की घाटी किस राज्य में है, राज्य का नाम चमोली, जिले का नाम चमोली, राज्य का नाम उत्तराखंड, तो राज्य उत्तराखंड, जिला हो जाएगा चमोली। किन पर्वतों के बीच में है, नर और गंधमादन पर्वतों के बीच में। कौन सी नदी भी बहती है, पुष्पावती नदी बहती है। खोज किसने करी थी, फ्रैंक स्माइथ ने। ठीक है, हाँ, क्या क्या इसके नाम है, अलका कहते हैं, नंदनकानन कहते हैं। स्कंद पुराण के केदार खंड में क्या नाम आया है, तो नंदकानन, ये नंदनकानन कहते हैं। और बताना है आपको कि अलका नाम कहाँ आया है, कालिदास के मेघदूत में। तो छोटे मोटे ये नाम है, इन्हीं नामों से सवाल बन जाएंगे। मुख्यालय कहाँ है, जोशीमठ। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे क्या लिखा गया भैया। ये कह रहे हैं स्मृति के आंकड़ों की स्थिति को विशेष रूप से व्यक्त करने का साधन है। देखो एक्चुअल में क्या है ना, ये कंप्यूटर का सवाल है, ये कंप्यूटर का सवाल है, क्योंकि एग्जामिनर ने पूछा था, उत्तराखंड में आया था कि स्मृति के जो आंकड़े होते हैं उनकी स्थिति को, हाँ, विशेष रूप से व्यक्त करने का जो एक साधन है वो बताया जाता है पता, एड्रेस मतलब पता। तो इस सवाल का आंसर आप केवल नोट कर लें, क्योंकि कंप्यूटर का सवाल है ये। हाँ, ऐसे लिख सकते हैं, स्मृति के आंकड़ों की स्थिति को विशेष रूप से व्यक्त करने का साधन क्या हो जाएगा, पता। ठीक है, स्मृति के आंकड़ों की स्थिति को विशेष रूप से व्यक्त करने का साधन, और इसके आगे लिख दो क्या, पता, जो एड्रेस होता है अंग्रेजी में, जैसे कंप्यूटर एड्रेस होते हैं ना कुछ इस तरीके से। चलिए अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये भी। और ये देखो, ये जो सवाल है अगला, ये क्वेश्चन लिखा हुआ भारत के राजवंशों से। ठीक है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है। सबसे पुराना राजवंश पूछ रहे हैं, सबसे पुराना राजवंश कौन सा है। गुप्त है, मौर्य है, वर्धन है, कुषाण है। सबसे पुराना, तो देखो कम से कम मैं आपको जो है 15 नाम बता दूं क्रम से जो वंश आए हैं। ये सवाल ना, इससे पहला सवाल भी कुछ इसी प्रकार का था, वो पूछा था कि कौन सा इस वंश का राजा नहीं है। तो उत्तराखंड के एग्जामों के लिए कुछ भी पता नहीं है तो ओल्ड हिस्ट्री में वंश, संस्थापक और राजधानी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, वंश, उसका संस्थापक और उसकी राजधानी। ये 10-15 नाम आज याद कर लो, फिर कभी सवाल आएगा लौट के दो चार दिन बाद में किसी और सेट में 10-15 नाम फिर याद कर लेंगे। 30-40 नाम याद कर लो, ये समझ लो सारे वंश खत्म हो जाएंगे इतिहास के, वहीं से सवाल आपसे पूछ लेगा। तो देखो हम ये कह सकते हैं कि ये तो हो गया वंश, उस वंश का संस्थापक और उस वंश की राजधानी। आज मैं आपको ना 15 नाम लिखवा देता हूं, 5 नाम से भी कुछ नहीं होगा, नहीं, कम से कम 15 नाम तो कर ही लो। ठीक है, अब देखो सबसे पहला वंश आया था, उसका नाम था हर्यक वंश। हर्यक वंश, सब बच्चों को पता भी होगा कि हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। कौन था? बिंबिसार।
बिंबिसार की जो राजधानी थी वो राजगिरह या गिरिब्रज थी। तो या तो राजगिरह कह दो, राजगिरह या गिरिब्रज, गिरिब्रज। बिंबिसार को का जो हर्यक वंश समाप्त हुआ तो उसके बाद में आया शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग ही था, शिशुनाग। हालांकि इसका दूसरा राजा कालाशोक था। और शिशुनाग की जो राजधानी थी वो थी वैशाली। क्या थी? वैशाली। शिशुनाग के बाद में आया नंद वंश। और बेटा नंद वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था महापद्म नंद। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। घनानंद इसी का अंतिम राजा हुआ था और इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। नंद वंश के घनानंद को मारने के बाद में एक नया वंश भारत में इस्टेब्लिश हुआ, मौर्य वंश। तो मौर्य वंश आया। देखो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था और उसकी राजधानी भी पाटलिपुत्र ही थी। मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहद्रथ की हत्या करने के बाद में एक नए राजा ने शासन करा, शुंग वंश आया। शुंग वंश आया। शुंग वंश का जो राजा था पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग था। और वैसे एक बात बताऊं, शुंगों की जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र ही, लेकिन शुंग वंश में जो पुष्यमित्र शुंग आया था उसने अपनी राजधानी विदिशा बनाई थी। तो ऐसा नहीं है कि सभी शुंग वंश के राजाओं की राजधानी जो थी वो विदिशा थी, केवल किसकी राजधानी विदिशा थी। तो लेकिन अगर वो पूछेंगे शुंग वंश की राजधानी क्या थी तो फिर वैशाली नहीं लगाओगे आप, शुंग वंश की राजधानी पाटलिपुत्र लगाओगे। और पूछेगा पुष्यमित्र शुंग की राजधानी तो विदिशा लगाओगे। तो इसकी राजधानी भी, शुंगों की राजधानी भी कहाँ लिखेंगे हम? पाटलिपुत्र। और शुंगों में पूछा पुष्यमित्र शुंग की राजधानी, भाई पुष्यमित्र शुंग हुआ, उसका बेटा अग्निमित्र हुआ, उसका बेटा है ना नारायण हुआ, उसके आगे भभूति हुआ। तो ये बाकी राजा जो थे इनकी राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। और केवल पुष्यमित्र शुंग की राजधानी वो विदिशा थी। शुंग वंश के पतन के बाद भारत में, शुंगों के पतन के बाद जब शुंग चले गए, उनके पतन के बाद आए कड़ब वंश या कनब वंश। कनब वंश का जो संस्थापक था वो वासुदेव था और राजधानी पाटलिपुत्र। राजधानी इसकी भी पाटलिपुत्र थी। इसके बाद में नंबर आया कनब के बाद में सातवाहन का। साउथ इंडिया में सातवाहन वंश। और बेटा सातवाहन वंश का राजा था सिमुक। और सिमुक की राजधानी थी प्रतिष्ठान। अब कोई पूछेगा प्रतिष्ठान कहाँ था, तो ये था बेटा महाराष्ट्र में। कहाँ था? महाराष्ट्र में। ठीक है। इनके बाद में आए थे कुषाण। कुषाण वंश। कुषाण वंश का शासक था कुजुल कडफिसेस। उसका बेटा हुआ ना भीम कडफिसेस, तो कुजुल कडफिसेस, कुजुल कडफिसेस। और कुजुल कडफिसेस या कुषाण वंश की जो राजधानी थी वो थी पुरुषपुर। पुरुषपुर आज क्या है? वो पेशावर। पेशावर पड़ता पाकिस्तान में। कुषाण वंश की दूसरी राजधानी जो थी कनिष्क की, वो मथुरा थी। इसके बाद कुषाण वंशों के बाद, कुषाण के बाद जो वंश आया वो था गुप्त वंश। कौन सा था? गुप्त वंश। गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। श्रीगुप्त की राजधानी थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र।
उसके बाद में आया वर्धन वंश। वर्धन वंश, वर्धन वंश का संस्थापक था, नाम भी सुना होगा आपने, वर्धन वंश का जो संस्थापक था, हाँ, पुष्यभूति। ये देखो पुष्यमित्र है, ये इसका नाम है पुष्यभूति। कुछ लोग इसी के नाम पर, पुष्यभूति के नाम पर इसे पुष्यभूति वंश भी कह देते हैं। इसकी राजधानी, पहला राजधानी थी थानेश्वर। ये पुष्यभूति का बेटा हुआ था प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धन का बेटा हुआ था राज्यवर्धन, राज्यवर्धन का बेटा हुआ था हर्षवर्धन। तो सबके नाम के पीछे बाद में वर्धन लगा, इसी वजह से ये वर्धन वंश कहलाया। तो हरियाणा के अंबाला में उनकी राजधानी थी थानेश्वर, लेकिन जब हर्षवर्धन राजा बना तो उसने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ ले आया, कन्नौज, कन्नौज उसने राजधानी बनाई। अब देखो चलो 10 नाम हो गए आज, ये 10 नाम छोड़ो। अब तुम खुद भी हिसाब लगाओ, जो क्वेश्चन पेपर में है ये इस टेबल का सवाल है या नहीं है। ये कह रहे हैं कौन सा सबसे पुराना राजवंश है, तो गुप्त वंश, गुप्त वंश देखो कहाँ आ रहा, 9वें नंबर पर। मौर्य वंश, मौर्य वंश आ रहा है 4थे नंबर पर। वर्धन वंश 10वें नंबर पर। कुषाण वंश 8वें नंबर पर। तो फिर सबसे पहले कौन आया है, जो पहला आया है वही कौन है, वही पुराना है। ठीक है, तो मैंने 10 बता दिए यहाँ तक, 10-10 करके पढ़ेंगे ना। मैं कह रही हूँ 3 महीने लगो आप, देखो, और 3 महीने के अंदर तुम्हें लगेगा कि उत्तराखंड का कोई भी पेपर आएगा तुम्हारी डायरी में से बनेगा, तुम्हारी डायरी से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर, बाद में देखेंगे बेटा।